नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक कुमार ई पाठशाला की यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोगों ने पिछले क्लास में कोशिका के बारे में पढ़ना शुरू किया था, ठीक है। और उसमें हम लोगों ने अभी तक कोशिका का जो बेसिक जो इंट्रोडक्शन था उसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा था, और उससे संबंधित जो प्रमुख खोज हुए थे तो उसके बारे में हम लोगों ने अपना सिलेबस जो है वो कंप्लीट कर लिया था। मैंने आपको बताया था कि इस टॉपिक से आमतौर पे आप कोई भी प्रतियोगी परीक्षा में बैठिएगा तो वहां पे एक या दो जो प्रश्न है वो आराम से आ जाते हैं। साथ ही साथ हमने ये भी बताया था कि जो बच्चे 9th क्लास में पढ़ रहे हैं या फिर जो 11th क्लास में जो बायोलॉजी लेके पढ़ रहे हैं तो उनके लिए भी ये टॉपिक काफी महत्वपूर्ण है। और मेरा दावा है कि पूरा का पूरा अगर आप ये वीडियो देखेंगे, इस सीरीज में जितने भी हम वीडियो अपलोड करेंगे, अगर टोटल वीडियो आप देख लेते हैं तो कोशिका जो टॉपिक है इससे संबंधित आपके पास एक बहुत ही विस्तृत जानकारी हो जाएगी, और आप किसी भी प्रश्न को, कोशिका से संबंधित कोई भी प्रश्न कितना भी जटिल क्यों ना हो, उसको हल करने में आप सक्षम हो पाएंगे। तो चलिए आज का जो हम लोग का टॉपिक है, आज का जो हम लोग का कंटेंट है उसको शुरू करते हैं, और जो हम लोग का ये चैप्टर है इसको और आगे बढ़ाते हुए इससे संबंधित और जानकारियां जो है वो अर्जित करते हैं। तो चलिए सबसे पहले आज का जो हम लोग का टॉपिक है इसमें मुख्य रूप से हम लोग डिस्कस करने वाले हैं दो टॉपिक को। कोशिका से संबंधित दो महत्वपूर्ण टॉपिक को आज हम लोग डिस्कस करेंगे, जिसमें से सबसे पहला जो टॉपिक होगा इसी को हम लोग जीव द्रव्य कहते हैं, और जो दूसरा हम लोग टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं उसमें हम लोग पढ़ेंगे कोशिका के प्रकार। कोशिका के प्रकार, ठीक है। कोशिका के प्रकार पढ़ेंगे जिसमें आपको दो प्रकार मिलेंगे, यूकैरियोटिक और उसके बाद में आपको मिलेगा प्रोकैरियोटिक। तो इनके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। उससे पहले हम चाहते हैं कि थोड़ी सी जानकारी जो है और हम आपको कोशिका के बारे में दे दें, ताकि आपको इसको समझने में काफी सहूलियत हो। चलिए इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले हम आपको बताएं जीव द्रव्य के बारे में। तो जीव द्रव्य की अगर बात की जाए, जीव द्रव्य की, तो मैंने आपको बताया था जीव द्रव्य के बारे में सबसे पहले कि जब कोशिका की खोज हुई, रॉबर्ट हुक ने जब 1665 में कोशिका की खोज की, और उसके बाद में जब लीवेनहॉक ने सजीव कोशिका की खोज की, उसके बाद में लगातार कोशिका से संबंधित जो रिसर्च थे वो आगे बढ़ते रहे, खोज होते रहे। और इसी क्रम में हम लोगों ने देखा था कि जो कोशिका के भीतर जो तरल पदार्थ पाए जाते हैं इसके बारे में सबसे पहले एक व्यक्ति ने पता लगाया था जिनका नाम था डुजार्डिन, ठीक है। डुजार्डिन ने सबसे पहले जीव द्रव्य के बारे में पता लगाया, और इन्होंने कहा कि जी कोशिका के भीतर कुछ अर्ध तरल पदार्थ पाए जाते हैं, दानेदार पदार्थ पाए जाते हैं, और उन्हीं को इन्होंने सबसे पहले सारकोड कहा था, ठीक है। यानी कि जो प्रोटोप्लाज्म है, प्रोटोप्लाज्म का सबसे पहले जो नामकरण किया गया था वो किस रूप में किया गया था? तो प्रोटोप्लाज्म का नामकरण जो है वो सारकोड के रूप में किया गया था। ये बात है 1835 की ये बात है। 1835 में सबसे पहले डुजार्डिन ने जीव द्रव्य की खोज किया, और खोज करने के बाद में उनको इसके बारे में पता नहीं था कि इसको नाम क्या दें, तो इन्होंने इसके लिए एक नाम का चयन किया और इसको क्या बोला? तो सारकोड कहा, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये कि डुजार्डिन ने सबसे पहले जीव द्रव्य या प्रोटोप्लाज्म को क्या कहा था? जीव द्रव्य को ही हम लोग प्रोटोप्लाज्म कहते हैं, ठीक है, प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। तो चलिए सबसे पहला चीज कि डुजार्डिन ने सबसे पहले जीव द्रव्य की खोज की, और इसका नामकरण किस रूप में किया था? तो सारकोड के रूप में इसका नामकरण इन्होंने किया था। इसके बाद में और भी इसके बारे में रिसर्च आगे होते रहे, और इस क्रम में अगला जो नाम आया उनका नाम था पुरकिंजे।
पुरकिंजे ने सबसे पहले पहले जो है इसको प्रोटोप्लाज्म कहा था। प्रोटोप्लाज्म किसने कहा था सबसे पहले पहले? जीव द्रव्य को प्रोटोप्लाज्म किसने कहा था? तो पुरकिंजे ने कहा था। और इन्होंने 1839 में सबसे पहले पहले जीव द्रव्य को प्रोटोप्लाज्म कहा था। इन्होंने सबसे पहले पहले कहा कि जी कोशिका के भीतर जो अर्ध तरल पदार्थ पाए जाते हैं उन्हीं को हम लोग प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। ठीक है, इस तरह से और भी जो है इसके बारे में रिसर्च चलते रहे। और इसी क्रम में हमने आपको कल बताया था कि एक व्यक्ति थे, एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था मैक्स सुल्ज नाम के एक वैज्ञानिक थे। और इन्होंने सबसे पहले पहले प्रोटोप्लाज्म थ्योरी दिया था। ठीक है, प्रोटोप्लाज्म थ्योरी सबसे पहले पहले प्रोटोप्लाज्म थ्योरी दिया था इन्होंने 1861 में। प्रोटोप्लाज्म थ्योरी क्या था ये हमने कल बताया था आप लोग को, एक बार फिर से थोड़ा सा सुन लीजिए। इन्होंने सबसे पहले पहले कहा था कि कोई भी कोशिका जो है, ये पूरी की पूरी कोशिका, तो कोशिका क्या है? तो कोशिका जो है ये प्रोटोप्लाज्म का ही एक पिंड है। इन्होंने क्या कहा था कि कोशिका जो है वो प्रोटोप्लाज्म का ही एक पिंड है। हालांकि ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि हम लोग देखें तो ये पूरा का पूरा इसमें जो सब्सटेंस भरा होता है अर्ध तरल वही प्रोटोप्लाज्म है। और ये भी इसमें भी जो भरा है वो भी क्या है? तो प्रोटोप्लाज्म है। यानी कि एक तरह से ये कहा जा सकता है कि इन्होंने बिल्कुल सही कहा कि कोई भी कोशिका जो है वो क्या होती है? तो वो प्रोटोप्लाज्म का ही पिंड होती है। और इसके बीच में इन्होंने कहा कि कोई भी कोशिका जो है वो प्रोटोप्लाज्म की एक पिंड होती है और उसके बीच में एक गाढ़ी संरचना पाई जाती है, जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं। और इस गाढ़ी संरचना को ही केंद्रक कहा जाता है। ये सबसे पहले पहले किसने कहा था? मैक्स सुल्ज ने कहा था। और इनके इसी स्टेटमेंट को जो है आगे चल के और प्रोटोप्लाज्म थ्योरी के रूप में स्थापित कर दिया गया कि जी आपका जो सिद्धांत है उसको हम लोग प्रोटोप्लाज्म थ्योरी के नाम से आगे चल के दुनिया जानेगी। चलिए, ये महत्वपूर्ण एक वैज्ञानिक हुए। इनके बाद में इसके हिस्ट्री में जो जीव द्रव्य का जो प्रोटोप्लाज्म का हिस्ट्री चल रहा था, इसमें एक और वैज्ञानिक का नाम आया जिनका नाम था हक्सले। और हक्सले ने सबसे पहले पहले जो है 1963 की बात है, इन्होंने सबसे पहले पहले कहा कि कोई भी जीवन से संबंधित जितनी भी क्रियाएं होती हैं वो टोटल की टोटल क्रिया किसमें समाहित होती हैं? तो वो जीव द्रव्य में ही समाहित होती हैं। सबसे पहले पहले हक्सले ने क्या कहा था जी? तो ये यानी कि इन्होंने कहा था कि जीव द्रव्य जो है, जीव द्रव्य जीवन की आधारभूत इकाई है। जीवन की आधारभूत इकाई है, सबसे पहले पहले इन्होंने कहा था। और यहीं से जीव द्रव्य का डेफिनेशन भी बना। मैंने आपको बताया कि हक्सले ने सबसे पहले पहले क्या कहा कि जीव द्रव्य जो है, जो प्रोटोप्लाज्म है, यही जीवन की आधार है। यानी कि जीवन से संबंधित जो भी क्रियाएं होती हैं वो सारी की सारी क्रियाएं किसके द्वारा संभव है? तो वो जीव द्रव्य के द्वारा संभव है। इन्होंने सबसे पहले पहले कहा। और इनके इसी थ्योरी के आधार पे जो है आगे चल के और जीव द्रव्य की परिभाषा गढ़ा गया और कहा गया कि जीवन की आधारभूत इकाई को ही हम लोग जीव द्रव्य कहते हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी को समझ में आ गया होगा कि जीव द्रव्य क्या है। चलिए समझिए, इनके स्टेटमेंट को पहले पहले लेते हैं। तो इसके आधार पे अगर हम लोग परिभाषा बनाएं, ठीक है, परिभाषा बनाएं कि भाई जीव द्रव्य क्या है, तो सबसे पहली चीज जो है इसमें हम आपको बताएं, तो सबसे पहली चीज इनके स्टेटमेंट को ही ले लिया जाए कि जीव द्रव्य जो है वो क्या है जी? तो जीवन की आधारभूत इकाई होती है। सबसे पहली चीज कि जीव द्रव्य जो है, जीव द्रव्य क्या है? तो जीव द्रव्य जीवन की आधारभूत इकाई है। पहला चीज इनके सिद्धांत के आधार पर लिए। दूसरा चीज कि यही जीव द्रव्य जो है ये कहां पाया जाता है? तो कोशिका झिल्ली से घिरा हुआ होता है। यानी कि
हम लोग ये कह सकते हैं कि जीव द्रव्य जीवन की आधारभूत इकाई है, पहला चीज। दूसरा चीज कि यह कोशिका झिल्ली के भीतर पाई जाती है। ठीक है, कहां पाई जाती है जी? तो कोशिका झिल्ली के भीतर। अब पूछेंगे कि कोशिका झिल्ली क्या है, तो बता दें आपको कि यही कोशिका है, और कोशिका के बाहर जो ये मेम्ब्रेन आप देख रहे हैं, इसी मेम्ब्रेन को हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन या कोशिका झिल्ली के नाम से जानते हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि कोशिका झिल्ली भी आपको यहीं पे क्लियर हो गया होगा कि कोशिका के बाहरी आवरण, जंतु कोशिका के सबसे बाहरी आवरण की अर्धपारगम में जो झिल्ली होती है, उसी को हम लोग कोशिका झिल्ली कहते हैं। इसके बारे में और भी हम बढ़िया से आपको बताएंगे, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, हर चीज पूरा डिटेल चलेगा। फिलहाल आपको जानकारी के लिए, इसको समझाने के लिए हमने यहाँ पे फिगर बनाया है। अगला अगर हम लोग देखें तो पहला तो हो गया कि जीव द्रव्य जो है वो जीवन की आधारभूत इकाई है, जो कोशिका झिल्ली के भीतर पाई जाती है। और तीसरा चीज कि इसमें जीवन से संबंधित सभी जो क्रियाएं हैं उसको करने की क्षमता पाई जाती है, इसीलिए इसको जीवन की आधारभूत इकाई कहा जाता है। तो चलिए, इतना हम उम्मीद करते हैं कि सबको समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से हम लोग इसको रिवाइज कर लेते हैं। जीव द्रव्य की खोज सबसे पहले किसने किया? तो डुजार्डिन ने किया था, और उसका नामकरण किस रूप में किया था? तो सारकोड के रूप में किया था 1835 में। इसके बाद में जो जीव द्रव्य का वास्तविक जो नामकरण किया गया, प्रोटोप्लाज्म कहा गया, तो किसके द्वारा कहा गया था? तो वो पुरकिंजे के द्वारा कहा गया था 1839 में। इसके बाद 1861 में मैक्स सुल्ज आए, जिन्होंने की प्रोटोप्लाज्म थ्योरी दिया था, जीव द्रव्य सिद्धांत दिया था। और इसमें इन्होंने कहा था कि कोई भी कोशिका जो है वो प्रोटोप्लाज्म का ही एक पिंड है, जिसमें बीच में एक गाढ़ी संरचना पाई जाती है, जिसको हम लोग केंद्रक कहते हैं। ये यहाँ पे हम लोग देखें तो मैक्स सुल्ज ने कहा था। इसके बाद में अगले जो वैज्ञानिक आए थे हक्सले, तो इन्होंने सबसे पहले इस बात को बताया कि जितनी भी जीवन से संबंधित क्रियाएं हैं, वो सारी की सारी क्रियाएं जो हैं वो किसमें समाहित हैं? तो वो जीव द्रव्य में ही समाहित है। यानी कि जीव द्रव्य जो है वो जीवन की आधारभूत संरचना है। ये किसने कहा था? तो ये हक्सले ने कहा था। और इन्हीं के स्टेटमेंट के आधार पे हम लोगों ने आगे चल के और जो जीव द्रव्य है, जो प्रोटोप्लाज्म है, इसका डेफिनेशन क्रिएट किया और कहा कि जीव द्रव्य जो है वो जीवन की आधारभूत इकाई है, जो कोशिका झिल्ली के भीतर पाई जाती है तथा जीवन से संबंधित सभी जैविक क्रियाओं के लिए उत्तरदायी होती है। तो ये इसका परिभाषा हो गया जो हमने अभी आपको बताया। हम उम्मीद करते हैं कि ये बात आपको याद हो गया होगा। चलिए, अब थोड़ी सी बात जो है हम आपको बता दें कि आखिर जीव द्रव्य का संगठन कैसा होता है। जीव द्रव्य के संगठन के बारे में भी थोड़ी सी बात कर ली जाए। अगर संगठन की बात करें, जीव द्रव्य के अगर संगठन की बात करें, तो हम आपको बता दें कि जीव द्रव्य जो है ये मुख्य रूप से 3 पदार्थों से बना होता है, जिसमें फर्स्ट जो है इसी को जल कहते हैं। पहला तो जल हो गया, दूसरा इसमें कार्बनिक जो है कार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं, और तीसरे अकार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं। और इसमें किसकी कितनी मात्रा होती है, इसको हम लोग एक मतलब कि टेबल के माध्यम से इसको यहां पे देखने का प्रयास करेंगे। इसमें सबसे पहले हम आपको बताएं तो मोनोसैकेराइड जो होते हैं, मोनोसैकेराइड, तो मोनोसैकेराइड की मात्रा जो है इसमें 14.2% होती है। इसके बाद में अगर देखें तो प्रोटीन की मात्रा जो है, प्रोटीन की मात्रा जो है इसमें 2.2% होती है। जबकि एमिनो अम्ल की अगर बात करें, एमिनो अम्ल जो है, तो एमिनो अम्ल इसमें 24.3% पाए जाते हैं। इसके बाद में और अगर देखें हम लोग तो न्यूक्लियोप्रोटीन, न्यूक्लियोप्रोटीन और इनकी मात्रा जो है, न्यूक्लियोप्रोटीन की मात्रा जो है ये होती है 2.5%। ठीक है। इसके बाद में और अगर हम आपको बताएं
तो अगला जो है इसी में आपका आ जाएगा न्यूक्लिक अम्ल। न्यूक्लिक अम्ल, और न्यूक्लिक अम्ल की मात्रा जो है ये जीव द्रव्य में पाई जाती है 2.5%। सॉरी, ये आपका 32.5% होगा और ये आपका 2.5 होगा। इसके बाद में अगर देखें हम लोग तो ग्लोब्यूलिन की मात्रा जो है, ग्लोब्यूलिन की मात्रा जो है ये जीव द्रव्य में पाई जाती है 0.5%। और इसके बाद में अगर हम लोग देखें तो लाइपोप्रोटीन जो है, लाइपोप्रोटीन, तो लाइपोप्रोटीन की मात्रा जो है वो जीव द्रव्य में 4.8%। और इसके बाद में जो उदासीन जो वसा होती है इसकी मात्रा जो है इसमें 6.8% होती है। और उसके बाद में अगर हम लोग देखें तो फाइटोस्टेरॉल, और फाइटोस्टेरॉल की मात्रा अगर देखें हम लोग जीव द्रव्य में तो इसकी मात्रा जो है वो होती है 3.2%। और उसके बाद में फास्फेटाइड की अगर बात करें तो फॉस्फेटाइड जो है, फॉस्फेटाइड की मात्रा जीव द्रव्य में होती है 1.3%। और उसके बाद में पॉलीसैकेराइड जो है, पॉलीसैकेराइड, तो पॉलीसैकेराइड की मात्रा इसमें 3.5। और बाकी जो अन्य जो खनिज पदार्थ इसमें पाए जाते हैं तो खनिज पदार्थों की मात्रा 4.4% होती है। ये मुख्य रूप से जीव द्रव्य का संगठन है। इतने सारे पदार्थों से मिलकर के और जीव द्रव्य का निर्माण होता है, ठीक है, जिसमें कि लगभग जो है अगर देखा जाए तो लगभग 80 to 90% जो है वो जल की मात्रा ही होती है, ठीक है। तो ये इसका संगठन रहा जो हमने आपको बताया। अब जो है आपको थोड़ा सा बात इसके बारे में बता दें, इसके टाइप के बारे में, ठीक है, कि जीव द्रव्य जो है वो कितने प्रकार के होते हैं ये भी आपको हम समझा दें। और जीव द्रव्य के अगर प्रकार की हम लोग बात करें तो जीव द्रव्य मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं। जीव द्रव्य कितने प्रकार के? तो 2 प्रकार के, जिसमें से सबसे पहला जो होता है इसी को हम लोग कहते हैं कोशिका द्रव्य। कोशिका द्रव्य या इसी को साइटोप्लाज्म कहते हैं। कोशिका द्रव्य या साइटोप्लाज्म कहते हैं। जबकि दूसरा जो होता है इसी को केंद्रक द्रव्य, केंद्रक द्रव्य या न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं, ठीक है। यानी कि जीव द्रव्य कितने प्रकार के हुए? तो जीव द्रव्य 2 प्रकार के हुए, जिसमें से एक हो गया आपका कोशिका द्रव्य और दूसरा हो गया केंद्रक द्रव्य। कोशिका द्रव्य किसे कहेंगे भाई? तो उसको समझिए, देखिए ध्यान दीजिए। यहां पे ये रही कोशिका झिल्ली और ये रहा केंद्रक, ठीक है। तो कोशिका झिल्ली और केंद्रक, कोशिका झिल्ली और केंद्रक के बीच के जो जीव द्रव्य का पार्ट होता है इसी को हम लोग कोशिका द्रव्य के नाम से जानते हैं। यानी कि कोशिका द्रव्य किसे कहेंगे जी? तो कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली तथा कोशिका झिल्ली तथा केंद्रक के बीच, केंद्रक के बीच के अर्ध तरल पदार्थ, ठीक है। कोशिका द्रव्य किसे कहेंगे? तो कोशिका झिल्ली तथा केंद्रक के बीच पाए जाने वाले अर्ध तरल पदार्थ को हम लोग कोशिका द्रव्य कहते हैं। या जीव द्रव्य का वह भाग जो कोशिका झिल्ली और केंद्रक के बीच वाले क्षेत्र में पाया जाता है इसी को हम लोग क्या कहते हैं? तो कोशिका द्रव्य कहते हैं। थोड़ी सी बात अब केंद्रक द्रव्य के बारे में भी कर लिया जाए तो ध्यान दीजिए, केंद्रक के भीतर भी जीव द्रव्य का कुछ पार्ट पाया जाता है और इसके भीतर जीव द्रव्य का जो पार्ट पाया जाएगा उसी को हम लोग केंद्रक द्रव्य कहते हैं। यानी कि केंद्रक
केंद्रक के भीतर पाए जाने वाले अर्ध तरल पदार्थ, ठीक है। केंद्रक के भीतर पाए जाने वाले अर्ध तरल चिपचिपे पदार्थ को हम लोग क्या कहेंगे जी? तो इसको हम लोग केंद्रक द्रव्य के नाम से जानते हैं। चलिए, हम उम्मीद करते हैं कि ये बात समझ में आ गया होगा। जीव द्रव्य किसे कहेंगे? तो जीव द्रव्य जीवन की आधारभूत इकाई होती है जो कोशिका झिल्ली के भीतर पाई जाती है। तो ध्यान दीजिए, कोशिका झिल्ली के भीतर ही ना पूरा का पूरा है, केंद्रक भी क्या है? तो कोशिका झिल्ली के भीतर है। तो इस तरह से जीव द्रव्य का मतलब क्या हुआ कि जो कोशिका झिल्ली के भीतर पाया जाता हो और जिसे हम लोग जीवन की आधारभूत इकाई कहते हैं। आपसे प्रश्न पूछेगा कि जीवन की आधारभूत इकाई किसे कहते हैं? तो जीवन की आधारभूत इकाई किसे कहा जाएगा? तो जीव द्रव्य को कहा जाएगा, प्रोटोप्लाज्म को कहा जाएगा, ठीक है। जबकि अगर हम लोग पूछे कि कोशिका द्रव्य किसे कहते हैं, तो कोशिका द्रव्य हो जाएगा कोशिका झिल्ली से केंद्रक के बीच का जो तरल पदार्थ है उसको हम लोग कोशिका द्रव्य कहेंगे। या फिर ऐसे भी कह सकते हैं कि जीव द्रव्य का वह भाग जो कोशिका झिल्ली और केंद्रक के बीच के भाग में पाया जाता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? तो कोशिका द्रव्य कहते हैं। जबकि अगर पूछे केंद्रक द्रव्य के बारे में, न्यूक्लियोप्लाज्म के बारे में, तो उसमें हम लोग कहेंगे कि केंद्रक के भीतर पाए जाने वाले अर्ध तरल पदार्थ को हम लोग केंद्रक द्रव्य कहते हैं। या फिर ऐसे भी कह सकते हैं कि जीव द्रव्य का वह भाग जो केंद्रक के भीतर पाया जाता हो उसे हम लोग केंद्रक द्रव्य कहेंगे। चलिए, हम उम्मीद करते हैं कि ये बात समझ में आ गया है। तो इससे आगे अब हम लोग बढ़ेंगे, ठीक है। अब जो अगला जो टॉपिक हम लोग देखने वाले हैं उसको हम लोग देखेंगे कोशिका के वर्गीकरण से संबंधित, ठीक है। और इसमें समझेंगे कि कोशिकाएं जो हैं वो संरचना के आधार पे कितने प्रकार की होती हैं। लेकिन उससे पहले हम चाहते हैं कि इस फिगर में जो भी महत्वपूर्ण आपको तथ्य हैं उससे अवगत करा दे, जिससे कि आपको जो कोशिका का जो क्लासिफिकेशन है उसको समझने में आसानी हो। और इसलिए सबसे पहले जो महत्वपूर्ण चीजें हैं उसको यहाँ पे हम बता रहे हैं। बाकी हम लोग जब स्ट्रक्चर पढ़ेंगे कोशिका का तो उसमें तो टोटल मिलेगा ही। जो जरूरी है अभी वर्तमान में कोशिका के वर्गीकरण को समझने के लिए उसको हम आपको बता रहे हैं। सबसे पहले अगर हम आपको बताएं तो सबसे पहला चीज तो यही है कि कोशिका का जो सबसे बाहरी आवरण होता है जंतु कोशिका में खास करके, तो जंतु कोशिका में कोशिका का जो सबसे बाहरी आवरण होता है इसी को हम लोग कोशिका झिल्ली कहते हैं, ठीक है। कोशिका झिल्ली किसे कहते हैं? तो जंतु कोशिका के सबसे बाहरी आवरण को हम लोग क्या कहते हैं? तो कोशिका झिल्ली कहते हैं। और यह एक अर्ध पारगम्य झिल्ली होती है, पहली चीज। दूसरा चीज हमने अभी तुरंत आपको बताया कि कोशिका झिल्ली और केंद्रक के बीच का जो तरल पदार्थ होता है इसी को हम लोग कोशिका द्रव्य कहते हैं, ठीक है। इसको क्या कहते हैं जी? तो कोशिका द्रव्य कहते हैं। सबसे महत्वपूर्ण चीज हम आपको बताएं तो वो ये है जो कि हम लोग को मतलब कोशिका के वर्गीकरण में उसकी जरूरत भी पड़ेगी, तो उसी को मेन समझाना चाहते थे। जो कोशिका द्रव्य है तो कोशिका द्रव्य में छोटी छोटी संरचनाएं पाई जाती हैं। कोशिका द्रव्य में छोटी छोटी संरचनाएं पाई जाती हैं झिल्ली युक्त, और उन्हीं झिल्ली युक्त संरचनाओं को हम लोग कोशिकांग कहते हैं। क्या कहते हैं जी? तो कोशिकांग कहते हैं। कोशिका के भीतर झिल्ली युक्त छोटी छोटी संरचनाएं पाई जाती हैं और उन संरचनाओं को हम लोग क्या कहते हैं? तो उन संरचनाओं को कोशिकांग कहते हैं, ठीक है। कोशिका के भीतर कोशिका द्रव्य में पाए जाने वाले, समझिए बात को, कोशिका द्रव्य में पाए जाने वाले छोटे छोटे झिल्ली युक्त जो संरचनाएं होती हैं उन्हें हम लोग कोशिकांग कहते हैं। और इनमें से जैसा कि मैंने बताया कि कोशिकांग जो है ये कैसे होते हैं? तो झिल्ली युक्त होते हैं। कुछ कोशिकांग झिल्ली युक्त होते हैं और कुछ कोशिकांग ऐसे भी होंगे जिसमें कि झिल्ली नहीं पाई जाती है। जैसे कि झिल्ली युक्त कोशिकांग की बात करें तो यही आपका पहला लाइसोसोम हो गया, दूसरा अगर हम लोग देखें तो यहीं पे आपका माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, तीसरा आपका गोल्जी बॉडी हो गया, और चौथा यहीं पे आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया। ये चार जो मैंने आपको संरचनाएं दिखाई
ये चारों के चारों कैसे हैं जी? तो ये झिल्ली युक्त संरचनाएं होती हैं, ठीक है। यानी कि लाइसोसोम, उसके बाद में आपका हो जाएगा यहाँ पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसके बाद में माइटोकॉन्ड्रिया और गोल्जी बॉडी। ये सभी संरचनाएं कैसी होती हैं? तो ये झिल्ली युक्त संरचनाएं होती हैं। दूसरी चीज, जो केंद्रक होता है, तो केंद्रक के चारों ओर भी एक दोहरी झिल्ली पाई जाती है। केंद्रक के चारों ओर भी एक झिल्ली पाई जाती है और इसी झिल्ली को हम लोग केंद्रक झिल्ली के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो केंद्रक के चारों ओर पाए जाने वाले जो आवरण होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? तो केंद्रक झिल्ली कहते हैं। या केंद्रक के चारों ओर पाई जाने वाली झिल्ली को हम लोग क्या कहते हैं? तो केंद्रक झिल्ली या न्यूक्लियो मेम्ब्रेन कहते हैं। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण चीज है जो कि हम लोग को कोशिका के क्लासिफिकेशन में समझना पड़ेगा, ठीक है। तो समझिए बात को कि केंद्रक के चारों ओर पाए जाने वाले जो मेम्ब्रेन है उसको क्या कहा जाएगा? तो न्यूक्लियो मेम्ब्रेन या फिर केंद्रक झिल्ली कहा जाएगा, केंद्रक के चारों ओर वाले को, ठीक है। इसके बाद में इसमें केंद्रिका पाई जाती है, ये भी मिलेगा आगे, इसके बारे में बहुत बढ़िया से आपको बताएंगे हम। उसके बाद में आपका माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, गोल्जी बॉडी हो गया और ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सारी की सारी संरचनाएं जो है इनको हम लोग कोशिकांग कहते हैं। और इन्हीं पे आधारित अब हम लोग को मेन जो कोशिका का वर्गीकरण है उसको समझना है। चलिए कोशिका के वर्गीकरण को समझने का प्रयास करते हैं। और कोशिका की अगर बात करें तो कोशिका जो है, कोशिका संरचना के आधार पर अगर देखा जाए तो संरचना के आधार पर कोशिका मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है, जिसमें से एक जो कोशिका है पहली, इसी को हम लोग प्रोकैरियोटिक कहते हैं, प्रोकैरियोटिक कोशिका कहते हैं, या इसी को हम लोग असीम केंद्रकी भी कहते हैं। प्रोकैरियोटिक या असीम केंद्रकी कहते हैं, असीम केंद्रकी। और दूसरा जो टाइप है कोशिका का उसी को हम लोग यूकैरियोटिक, यूकैरियोटिक या इसी को हम लोग ससीम केंद्रकी भी कहते हैं, ससीम केंद्रकी। चलिए ध्यान दीजिए, पहला जो टाइप है इसको क्या कहा जाएगा? असीम केंद्रकी या प्रोकैरियोटिक सेल, जबकि दूसरा जो है उसको यूकैरियोटिक सेल या फिर ससीम केंद्रकी कहा जाएगा। ऐसा क्यों होता है इसको सबसे पहले समझिए। आखिर इसको हम लोग असीम केंद्रकी क्यों कहते हैं और इसको ससीम केंद्रकी क्यों कहते हैं, इसको सबसे पहले हम चाहते हैं कि आपको बता दें। और यहीं से देखिए, यहाँ पे मेरा कोशिश ये है कि आपको यहीं से जो है सबसे पहले प्रोकैरियोटिक सेल क्या है ये भी समझ में आ जाए, यूकैरियोटिक सेल क्या है ये भी समझ में आ जाए, और दूसरा चीज कि इन दोनों को तुलना करना भी आप सीख जाए, ये हमारा मुख्य रूप से उद्देश्य है। इसको हम आपको समझा रहे हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें कि आखिर प्रोकैरियोटिक सेल को असीम केंद्रकी क्यों कहा जाता है, तो इसके डेफिनेशन में ही इसका जो है आंसर छिपा हुआ है। सबसे पहली चीज आपको बताएं कि जो ये वाला जो हम लोग स्ट्रक्चर बनाए हैं ये एक प्रकार का यूकैरियोटिक सेल है, यूकैरियोटिक कोशिका है, ठीक है। जंतु कोशिका है और जंतु कोशिकाएं कैसी होती है? तो यूकैरियोटिक कोशिका होती है। इसमें आपको केंद्रक जो है वो स्पष्ट रूप से दिख रहा है, लेकिन अगर हम लोग बात करेंगे प्रोकैरियोटिक कोशिका की तो सबसे पहली चीज इसमें यह होता है कि इसमें आभासी केंद्रक पाया जाता है, आभासी केंद्रक पाया जाता है सबसे पहली चीज। यानी कि जो असीम केंद्रकी जो कोशिका होती है, तो असीम केंद्रकी कोशिका में जो केंद्रक होता है, असीम केंद्रकी कोशिका में केंद्रक जो होता है वो अविकसित होता है और आभासी केंद्रक होता है, आभासी केंद्रक होता है प्लस में अविकसित होता है, पहली चीज। जबकि अगर हम लोग बात करें यूकैरियोटिक सेल का, तो यूकैरियोटिक सेल में जो केंद्रक होते हैं ये वास्तविक होते हैं, यानी कि इसके जो केंद्रक होंगे वो कैसे होंगे? तो वास्तविक, इसमें वास्तविक केंद्रक पाया जाएगा, पहला चीज। और ये पूरी तरह से विकसित होता है, यानी कि सबसे पहला जो चीज देखने को मिला वो क्या है जी? तो प्रोकैरियोटिक सेल में आभासी केंद्रक पाए जाते हैं जो कि अविकसित होते हैं, जबकि यूकैरियोटिक सेल में वास्तविक केंद्रक पाए जाते हैं जो कि पूर्णतः विकसित होते हैं।
और इसी के कारण चूंकि यहाँ पे आपको हमने बताया कि असीम केंद्रकी कोशिका में जो केंद्रक होते हैं वो आभासी होते हैं और अविकसित होते हैं, इसीलिए इन कोशिकाओं को हम लोग असीम केंद्रकी कोशिका के नाम से भी जानते हैं। जबकि अगर हम लोग बात करें यूकैरियोटिक सेल का, तो इसमें हमने बताया कि इसमें वास्तविक केंद्रक पाए जाते हैं और पूरी तरह से विकसित होते हैं, इसीलिए इनको हम लोग ससीम केंद्रकी कोशिका के नाम से भी जानते हैं। तो सबसे पहला चीज यहाँ पे अंतर भी क्लियर हो गया। अंतर क्या है जी? तो इसमें आभासी केंद्रक, इसमें वास्तविक केंद्रक, इसमें अविकसित केंद्रक, इसमें पूर्णतः विकसित केंद्रक, ये आपका एक अंतर भी हो गया। दूसरा चीज अगर हम आपको बताएं तो इसमें जो केंद्रक होते हैं उसमें केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती है, यानी कि केंद्रक झिल्ली जो है, केंद्रक झिल्ली ये अनुपस्थित होती है। जो प्रोकैरियोटिक सेल है तो प्रोकैरियोटिक सेल में केंद्रक झिल्ली क्या होगी? तो केंद्रक झिल्ली एब्सेंट रहेगी। जबकि अगर हम लोग बात करें यूकैरियोटिक सेल का, तो यूकैरियोटिक सेल में जो केंद्रक झिल्ली है, केंद्रक झिल्ली, तो केंद्रक झिल्ली इसमें उपस्थित होती है। ठीक है, तो दूसरा आपका अंतर ये भी हो गया। पहला क्या कि जो प्रोकैरियोटिक सेल है तो प्रोकैरियोटिक सेल में केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित होती है, जबकि यूकैरियोटिक सेल में केंद्रक झिल्ली उपस्थित होती है। जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं, यही जो संरचना है इसी को हम लोग केंद्रक झिल्ली के नाम से जानते हैं, जो कि केंद्रक को एक आवरण प्रदान करती है। तो ये केंद्रक झिल्ली जो है ये प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं पाई जाती है, जबकि यूकैरियोटिक सेल में पाई जाती है। तो ये भी आपका एक अंतर हो गया। अगला हम अगर आपको बताएं तो इसमें केंद्रिका जो है, तो केंद्रिका भी इसमें अनुपस्थित होती है। ठीक है, यानी कि प्रोकैरियोटिक सेल जो होगा तो प्रोकैरियोटिक सेल में जो केंद्रिका है तो केंद्रिका भी अनुपस्थित होती है। जबकि अगर हम लोग यूकैरियोटिक सेल की बात करें तो इसमें केंद्रिका जो है, केंद्रिका इसमें उपस्थित होती है। चलिए ध्यान दीजिए, केंद्रिका इसमें अनुपस्थित, केंद्रिका इसमें उपस्थित होगी। उसके बाद में अगर हम लोग बात करें तो प्रोकैरियोटिक सेल जो है तो प्रोकैरियोटिक सेल में गुणसूत्रों की संख्या सिर्फ और सिर्फ एक होता है। ठीक है, इसमें जो गुणसूत्र हैं, गुणसूत्र, तो गुणसूत्र इसमें सिर्फ और सिर्फ एक होते हैं। जबकि इसमें अगर गुणसूत्रों की बात करें तो गुणसूत्र इसमें एक से अधिक होते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिए, प्रोकैरियोटिक सेल में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो प्रोकैरियोटिक सेल में गुणसूत्रों की संख्या सिर्फ और सिर्फ एक होती है, जबकि यूकैरियोटिक सेल में एक से अधिक गुणसूत्र पाए जाते हैं। ठीक है, गुणसूत्र जो है वो अनुवांशिक लक्षणों के वाहक के रूप में कार्य करते हैं। इसके बारे में हम लोग आगे जब कोशिका चैप्टर को और आगे जब लेके जाएंगे तो इसके बारे में आपको बढ़िया से एकदम पूरा डिटेल में बताएंगे। अभी फिलहाल में समझिए कि गुणसूत्र की संख्या जो है वो प्रोकैरियोटिक सेल में कितनी होती है? तो सिर्फ और सिर्फ एक होती है। जबकि अगर हम लोग यूकैरियोटिक सेल की बात करें तो यूकैरियोटिक सेल में गुणसूत्र जो है वो एक से अधिक की संख्या में पाए जाते हैं। चलिए अब जो है इससे आगे और हम लोग बढ़े थोड़ा सा, और इससे आगे अगर हम आपको बताएं तो सबसे पहला इसमें महत्वपूर्ण चीज हम आपको बता देना चाहते हैं कि जो प्रोकैरियोटिक सेल जो होते हैं तो प्रोकैरियोटिक सेल में जो कोशिकांग मैंने बताया, ठीक है, मैंने बताया ना कि कोशिका जो द्रव्य होता है तो कोशिका द्रव्य में छोटी छोटी झिल्ली युक्त संरचनाएं पाई जाती हैं जिन्हें कोशिकांग कहते हैं। तो इसमें जो कोशिकांग होते हैं वो झिल्ली युक्त नहीं होते हैं, यानी कि इसमें जो झिल्ली युक्त कोशिकांग हैं इसमें झिल्ली युक्त कोशिकांग जो है वो अनुपस्थित होते हैं। ठीक है, आपको यहां से प्रश्न बहुत बढ़िया बनाएगा, पूछ देगा आपसे परीक्षा में कि इसमें से कौन सी संरचना प्रोकैरियोटिक सेल में अनुपस्थित होती है। तो ध्यान देना है कौन कौन सा अनुपस्थित होगा। तो लाइसोसोम अनुपस्थित होगा, इसके बाद में आपका जो है लाइसोसोम अनुपस्थित होगा, इसके बाद में आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अनुपस्थित होगा, माइटोकॉन्ड्रिया अनुपस्थित होगा और गोल्जी बॉडी अनुपस्थित होगा। ठीक है, तो हम उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया होगा। ये चारों जो
संरचनाएं हैं ये प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं पाई जाती हैं, जबकि यूकैरियोटिक सेल में जो झिल्ली युक्त कोशिकांग हैं ये उपस्थित होते हैं। ठीक है, प्रोकैरियोटिक सेल में झिल्ली युक्त कोशिकांग अनुपस्थित होंगे, जबकि यूकैरियोटिक सेल में जो झिल्ली युक्त कोशिकांग है वो उपस्थित होते हैं, यानी कि लाइसोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, ये सारे के सारे जो संरचना है ये यूकैरियोटिक सेल में उपस्थित होते हैं, जबकि प्रोकैरियोटिक सेल में अनुपस्थित होते हैं। ये भी आपका एक अंतर हो गया। यहां से तुलना भी हम क्लियर करवाते जा रहे हैं और आपका जो डेफिनेशन है वो भी क्लियर हो जाएगा। डेफिनेशन का इसमें आपको सिर्फ इतना ही बोलना है कि प्रोकैरियोटिक वैसी कोशिकाएं होती हैं जिसमें कि अविकसित केंद्रक पाया जाता है और उसके चारों ओर केंद्रक झिल्ली जो है वो नहीं पाई जाती है, या केंद्रक झिल्ली विहीन अविकसित केंद्रक या आभासी केंद्रक पाया जाता है। और इसमें अगर हम देखें तो इसमें आपका हो जाएगा यूकैरियोटिक सेल में कि वैसी कोशिकाएं जो केंद्रक झिल्ली युक्त या जिनमें केंद्रक झिल्ली युक्त वास्तविक केंद्रक पाया जाता है उन्हें यूकैरियोटिक सेल या ससीम केंद्रकी कोशिका कहते हैं। अगला जो अंतर है वो भी आपको यहीं पे हम बता दें, थोड़ा सा इधर मिटाते हैं। अगला अगर हम लोग अंतर देखें तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं तो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं में जो विभाजन होता है, जैसे कि कोशिका विभाजन आपको आगे हम पढ़ाएंगे इसी चैप्टर में कोशिका विभाजन के बारे में। तो कोशिका विभाजन जो है ये मुख्य रूप से आपको यहाँ पर थोड़ा सा बता दे रहे हैं। कोशिका विभाजन मुख्य रूप से जो होता है कोशिका विभाजन, तो ये मुख्य रूप से 3 प्रकार से होता है, जिसमें पहला जो है उसी को असूत्री विभाजन कहते हैं। ये एकदम सबसे जो नॉर्मल जो तरीका है विभाजन का उसी को हम लोग असूत्री विभाजन कहते हैं। दूसरा हम लोग देखेंगे जिसको हम लोग समसूत्री विभाजन कहते हैं। ये निम्न श्रेणी के जो सूक्ष्मजीव होते हैं इनमें असूत्री विभाजन होता है, जबकि समसूत्री विभाजन जो है वो कायिक कोशिका में होता है मुख्य रूप से। और इसके बाद में जो तीसरा अगर हम लोग देखें तो वो होता है अर्धसूत्री विभाजन। ठीक है, तो इस तरह से ये 3 प्रकार के विभाजन होते हैं। अर्धसूत्री विभाजन सामान्य तौर पे जो है ये जनन कोशिकाओं में होता है। ठीक है, तो इसके बारे में हम आपको बताएंगे पूरा का पूरा। अभी फिलहाल में समझिए प्रोकैरियोटिक जो सेल हैं तो इसमें सिर्फ और सिर्फ असूत्री विभाजन होता है। असूत्री विभाजन जो है ये होगा। ठीक है, यानी कि इसमें असूत्री विभाजन होता है। और दूसरा चीज कि इसमें जो समसूत्री विभाजन है, समसूत्री या फिर यहां पे अगर हम लोग देखें तो अर्धसूत्री, तो समसूत्री और अर्धसूत्री विभाजन जो है इसमें नहीं होता है। पहला चीज ध्यान दीजिए, जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं तो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में किस प्रकार का कोशिका विभाजन होता है, तो वो सिर्फ और सिर्फ इसमें असूत्री विभाजन होता है। जबकि अगर हम लोग यूकैरियोटिक को देखें तो इसमें समसूत्री और अर्धसूत्री दोनों की क्षमता पाई जाती है, दोनों होता है। ठीक है, ध्यान दीजिए प्रोकैरियोटिक कोशिका में सिर्फ और सिर्फ असूत्री विभाजन होगा, जबकि अगर यूकैरियोटिक कोशिका की बात करें तो यूकैरियोटिक कोशिका में कौन कौन सा कोशिका विभाजन होगा, तो इसमें होगा समसूत्री और अर्धसूत्री कोशिका विभाजन। ठीक है, और इसी के आधार पे जब आपको हम जनन चैप्टर पढ़ाएंगे तो उसमें मिलेगा कि जब लैंगिक जनन की क्रिया होती है तो उसमें युग्मक का निर्माण होता है, और युग्मक का निर्माण जो है वो अर्धसूत्री विभाजन के माध्यम से ही होता है। तो अब यहां से समझिए, पहले हमारी बात को सुनिए ध्यान से। जब लैंगिक जनन की क्रिया होती है तो लैंगिक जनन की क्रिया में युग्मक का निर्माण होता है, और युग्मक का निर्माण किस विभाजन से होगा, तो अर्धसूत्री विभाजन के माध्यम से होगा। अब आइए यहां, तो अर्धसूत्री विभाजन के बारे में मैंने बताया कि अर्धसूत्री विभाजन सिर्फ और सिर्फ किसमें होता है, तो यूकैरियोटिक कोशिकाओं में होता है, और प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में तो होता नहीं है। तो इससे ये भी निष्कर्ष निकलता है। अब देखिए ध्यान दीजिए,
लैंगिक जनन होने के लिए अर्धसूत्री विभाजन का होना जरूरी है, और जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं हैं इसमें अर्धसूत्री विभाजन होता नहीं है। तो इसके आधार पर यह कहा जा सकता है कि इनमें जो लैंगिक जनन की क्रिया है, लैंगिक जनन इनमें नहीं होता है। ठीक है, यानी कि जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं हैं तो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में लैंगिक जनन की क्षमता नहीं पाई जाती है। इनमें जो जनन की क्रिया है वो या तो विखंडन के माध्यम से होगी या मुकुलन के माध्यम से होगी। ठीक है, यानी कि जो प्रोकैरियोटिक कोशिका वाले जो जीव होंगे उनमें जो जनन की क्रिया होगी वो किसके माध्यम से होगी, तो इसमें जनन की क्रिया जो है वो या तो विखंडन के माध्यम से होगा या फिर मुकुलन के माध्यम से होगा। इसमें लैंगिक जनन की क्षमता नहीं पाई जाती है। अगली चीज हम आपको बता दें तो जो यूकैरियोटिक सेल हैं इनमें लैंगिक जनन की क्षमता पाई जाती है, इनमें लैंगिक जनन की क्षमता पाई जाती है। हालांकि ये बिल्कुल हम नहीं कह रहे हैं कि टोटल यूकैरियोटिक सेल वाले जो प्राणी हैं वो टोटल के टोटल सिर्फ और सिर्फ लैंगिक जनन ही करते हैं, यानी कि ये लैंगिक जनन और जो अलैंगिक जनन है, ठीक है, लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन दोनों विधियों से यूकैरियोटिक सेल वाले जीवों में जनन की क्रिया होती है। यह महत्वपूर्ण चीज था जो हमने आपको बताया। इसके बाद में सबसे जो महत्वपूर्ण चीज है वो हम आपको बता दें यहां पे, तो ध्यान दीजिए। अगर हम लोग बात करें कि आखिर प्रोकैरियोटिक सेल किसमें पाए जाते हैं और यूकैरियोटिक सेल किसमें पाए जाते हैं, उसको बताने से पहले हम आपको एक चीज बता देना चाहते हैं कि पूरा जो सजीव जगत है तो इसको हम लोग मुख्य रूप से 5 भागों में अभी तक बांट पाए हैं, जिसमें से सबसे पहला जो है इसी को मोनेरा कहते हैं, दूसरा को प्रोटिस्टा कहते हैं, तीसरा को फंजाई कहते हैं, चौथा को प्लांटी कहते हैं और पांचवा को एनिमेलिया कहते हैं। ठीक है, पांचवा को क्या कहते हैं, एनिमेलिया कहते हैं। हम लोग समझ रहे हैं कोशिका का वर्गीकरण, तो ध्यान दीजिए। मोनेरा में जो है यहाँ पे हम लोग देखें तो जो जीवाणु हैं यानी कि बैक्टीरिया जो हैं, तो बैक्टीरिया को मोनेरा में रखा गया है। इसके बाद में जो नील हरित शैवाल हैं, नील हरित शैवाल, बैक्टीरिया, नील हरित शैवाल, इसके बाद में माइकोप्लाज्मा, ठीक है, बैक्टीरिया, नील हरित शैवाल, माइकोप्लाज्मा, इन सभी को मोनेरा में रखा गया है। और आपको हम बता दें कि सिर्फ और सिर्फ मोनेरा किंगडम के जो जीव हैं इन्हीं में प्रोकैरियोटिक कोशिका पाई जाती है। ठीक है, यानी कि मोनेरा किंगडम के जो भी जीव होंगे उनमें कौन सी कोशिका पाई जाएगी, तो वो सिर्फ और सिर्फ इसमें कौन सी कोशिका पाई जाएगी, तो प्रोकैरियोटिक कोशिका पाई जाती है। मोनेरा किंगडम के जो भी प्राणी होंगे, जो भी जीव होंगे, उनमें प्रोकैरियोटिक कोशिका पाई जाती है, जबकि उससे ऊपर के जितने भी सजीव जगत के जो वर्गीकरण किए गए हैं उसमें यूकैरियोटिक कोशिका पाई जाती है। ठीक है, अब इसमें तो जो हम लोग क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, जब आपको हम वर्गीकरण बताएंगे जीवों का, अगला इसके बाद में जो अगला चैप्टर शुरू करने वाले हैं वो जैविक वर्गीकरण ही है। उसमें हम आपको बताएंगे कि जीवों का वर्गीकरण कैसे किया गया है और इनमें किसको किसको रखा गया है, ये सारे के सारे चीज हम आपको बताएंगे। फिलहाल समझ लीजिए इसमें प्रोटोजोआ को रखा गया है, इसमें जो है मुख्य रूप से कवक को रखा गया है, इसमें पौधों को रखा गया है। जो उच्च श्रेणी के, जो विकसित श्रेणी के जो पौधे हैं उनको इसमें रखा गया है, और विकसित श्रेणी के जो जंतु हैं उनको एनिमलिया में रखा गया है। ये मोटा मोटी आपको दिमाग में रहना चाहिए। बाकी हम पूरा का पूरा जो है जब वर्गीकरण पढ़ाएंगे तो उसमें पूरा बढ़िया से बताएंगे। फिलहाल समझिए कि जो मोनेरा किंगडम के जो भी जीव होंगे, तो मोनेरा किंगडम के जीवों में किस प्रकार का कोशिका पाई जाती है, तो प्रोकैरियोटिक कोशिका पाई जाती है, जबकि प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया, इन किंगडम के जो भी जीव हैं इसमें कौन सी कोशिका पाई जाती है, तो ये यूकैरियोटिक कोशिका पाई जाती है।
हम उम्मीद करते हैं कि ये बात आपको समझ में आ गया होगा। अब आपसे पूछे परीक्षा में कि बैक्टीरिया में किस प्रकार की कोशिका पाई जाती है, तो आप क्या बोलिएगा? प्रोकैरियोटिक कोशिका। वहीं आपसे पूछे कि जो प्रोटोजोआ है, तो प्रोटोजोआ में किस प्रकार की कोशिका पाई जाती है, तो इसमें आपका आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? तो यूकैरियोटिक कोशिका पाई जाती है। ठीक है, तो ये हम उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। आज का जो लेक्चर है आज बस इतना ही। इसके बाद में अगला जो है हम लोग कोशिका की संरचना के बारे में पढ़ेंगे और उसमें जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनने वाले होंगे उसको हम आपको बताएंगे। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, जिससे कि और अधिक से अधिक जो लोग हैं वो हमारे चैनल से जुड़ सकें और हमारे वीडियोज का लाभ ले सके। और अगर आपके लिए ये वीडियो उपयोगी सिद्ध हो रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें और अपनी राय को व्यक्त करें। इसके अलावा अगर आप मान लेते हैं कि आपको वीडियो में कहीं पे कोई दिक्कत आ रही है तो उससे संबंधित भी जो चीजें हैं वो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, जिसको हम अगले वीडियोज में सुधार करके और आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। और अगर आपको इतना सारा जो टॉपिक मैंने पढ़ाया उससे संबंधित अगर कोई भी डाउट हो, कोई चीज समझ में अगर नहीं आया हो तो उसको भी आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, जिससे कि हम उस डाउट को क्लियर कर सके और आपको पूरी तरह से जो है बायोलॉजी का एक अच्छा खासा नॉलेज दे सके।